फ्रेंड्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए एकमात्र समर्पित संस्थान है। दूसरा, इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनी रत्न कंपनी है। IREDA भारत में नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए एकमात्र समर्पित संस्थान है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसे भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। IREDA को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IREDA को हरित ऊर्जा वित्तीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं और इसका सही विकल्प क्या था? ऑप्शन डी। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। दूसरा, यह भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की चुनौतियों की पहचान करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या से समझते हैं। नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट देश में डिजिटल वित्तीय समावेशन की चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही यह 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप तैयार करने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कृषि, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम व्यवसाय, शहरी गतिशीलता तथा साइबर सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण के लिए की गई सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट में शामिल मुख्य सिफारिशें हैं। NBFC और बैंकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, MSME द्वारा अवसरों का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण व अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना, फ्रॉड रिपोजिटरी सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का निर्माण और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने के लिए चेतावनी भेजें। कृषि व NBFC को कम लागत पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल मॉडल विकास करना है। इस प्रकार कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न को देखिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। दूसरा, यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आप चुन लीजिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान पुनः लॉकडाउन की स्थिति के कारण गरीब एवं संवेदनशील वर्गों की सहायता के लिए
हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। यह योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2020 में 3 माह की अवधि के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अप्रैल 2021 से पुनः शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं या 1 किलो चने के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलो अतिरिक्त अनाज प्रदान किया जाएगा। और इसीलिए दोनों ही कथन सही है और इसका सही उत्तर बताया था ऑप्शन बी। देखिए अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। तीसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NHRC संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य भी करता है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों के कम से कम 3 पदेन सदस्य हों। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। इन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाने पर ही पद से हटाया जा सकता है। हाल ही में NHRC के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अंतिम प्रश्न को देख लीजिए। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा, यह रिपोर्ट बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ध्यान से देखिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर चुनिए ऑप्शन सी। व्याख्या पर नजर डालते हैं। नियामक संस्था सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण पर आधारित बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए नई आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी। यह मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से संलग्न करने में सक्षम बनाना है। यह व्यवसाय को वित्तीय विनियमनों का अनुपालन करने और उनके सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही यह अधिक पारदर्शिता लाने और बाजार सहभागियों को स्थिरता संबंधी जोखिमों एवं अवसरों की पहचान करने तथा उनका आकलन करने में सक्षम बनाएगी। इस प्रकार दोनों ही कथन सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी।